हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 25 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVBY अनिश्चित बाजार परिस्थितियों के फलस्वरूप बुजुर्ग व्यक्तियों की ब्याज आय में होने वाली किसी भी भावी कमी से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। प्रधानमंत्री बीमा योजना सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY के क्रियान्वयन में सार्वजनिक एवं निजी दोनों बीमा कंपनियां भागीदार हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY एक केंद्र प्रायोजित योजना यानी CSS है। देखिए, बात करें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की, तो इसकी शुरुआत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए है और यह योजना अनिश्चित बाजार परिस्थितियों के कारण उनकी ब्याज आय से भविष्य में होने वाली गिरावट के विरुद्ध कार्य करती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन आपका ये भी सही है। 9 मई सन 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसको PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY की शुरुआत की गई थी। यानी यहाँ पर दो योजनाएं स्टार्ट की गई थी। एक तो आपकी 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्टार्ट की गई इसी दिन, और इसी दिन आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी स्टार्ट की गई। ये योजनाएं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के साथ गठजोड़ कर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के माध्यम से प्रस्तावित एवं प्रबंधित की जाती हैं। तो आपका सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना में 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सालय में उपचार हेतु 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष यानी प्रति परिवार का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। प्रतिवर्ष नहीं है, 5 लाख रुपए प्रति परिवार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है पहले का डी, 1, 2 और 3। दूसरा प्रश्न है आपका, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, यूनिसेफ, UNEP। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सेकंड का डी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्यों के समर्थन का उद्देश्य रखती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो है सेकंड का डी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, वर्ष 2022 तक किसानों की आयु को दोगुना करने के लिए सरकार ने एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है। समिति द्वारा किसानों की आय वृद्धि के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से किन उपायों को चिन्हित किया गया है, ये आपको बताना है। फसल उत्पादकता में सुधार, कृषि से गैर कृषि व्यवसायों में स्थानांतरण, उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर विविधीकरण, फसल गहनता में वृद्धि, पशुधन उत्पादकता में सुधार। सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आयु को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और इस उद्देश्य के लिए सरकार ने किसानों की आयु को दोगुना करने से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है। तो इसमें इस समिति ने जो है आय वृद्धि के 7 स्रोतों की पहचान की है। यानी ये समिति जो है इसने आय वृद्धि के 7 स्रोतों की पहचान की है। इसमें आपका फसल उत्पादकता में सुधार है, पशुधन उत्पादकता में सुधार है, उत्पादन की लागत में बचत या संसाधन उपयोग दक्षता आती है। इसके अलावा फसल गहनता में वृद्धि है, उच्च मूल्य वाली फसलों की विविधता है, किसानों को प्राप्त वास्तविक कीमतों में सुधार है, कृषि से गैर कृषि व्यवसायों में स्थानांतरण है। यानी ये सभी इसमें शामिल हैं। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा तीसरे का डी वाला, 1, 2, 3, 4 और 5। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित एक वैधानिक निकाय है। गन्ना का मूल्य निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 द्वारा नियंत्रित होता है। आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, ये PDS के लिए यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करता है
और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुंच को एक अधिकार के रूप में स्थापित किया है। सेकंड वाला कथन आपका ये भी सही है। सीएसीपी संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित एक वैधानिक निकाय है और यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का एक संलग्न कार्यालय है और ये एमएसपी की सिफारिश करता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। गन्ना का मूल्य निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 द्वारा होता है और यह आदेश प्रत्येक गन्ना वर्ष के दौरान गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी जिसको बोलते हैं निर्धारण का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है चौथे का डी, यानी 1, 2 और 3। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सर्वेक्षण या सूचकांक या रिपोर्ट सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। यानी यहां पर कौन से सही सुमेलित हैं। सर्वेक्षण, सूचकांक या रिपोर्ट और जारीकर्ता। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट, उच्च शिक्षा विभाग MHRD। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग MHRD। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI नीति आयोग। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट OECD। देखिए यहां पर बात कर लेते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है आपकी उच्च शिक्षा विभाग का मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी उच्च शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्ष 2010-11 से प्रतिवर्ष वेब आधारित अखिल भारतीय सर्वेक्षण यानी जिसको IC के नाम से जानते हैं AISHE, तो ये इसका आयोजन कर रहा है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो युग्म जो है ये बिल्कुल सही है। और ये सर्वेक्षण जो है ये उच्च शिक्षा में लगे देश के सभी संस्थानों को शामिल करता है। शिक्षक, छात्र नामांकन, कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्त, बुनियादी ढांचे जैसे कई मापदंडों पर डाटा एकत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला युग्म ये आपका गलत है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। ये स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग MHRD का जारी नहीं करता है बल्कि इसको नीति आयोग जारी करता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो है ये गलत हो जाएगा। यह सूचकांक नीति आयोग के द्वारा विकसित किया गया था और इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तीसरा वाला जो है युग्म ये भी गलत है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। देखिए ये वाला भी गलत है। तो जो ये PGI सूचकांक है ये नीति आयोग के द्वारा नहीं होता है बल्कि ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यानी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसको जारी करता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर गलत है। चौथा वाला युग्म जो है ये बिल्कुल सही है। यानी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, इसको PISA बोला जाता है, प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण है जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा समन्वित है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला भी सही है। यहाँ पर आपका केवल 1 और 4 सही है। तो आपका सही आंसर है 5वें का C, केवल 1 और 4। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तकनीकी मंदी की स्थिति तब देखी जाती है जब किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगातार 4 तिमाहियों तक गिरावट की स्थिति रहती है। सकल मूल्य वर्धन के संदर्भ में विकास दर सकल घरेलू उत्पाद में से शुद्ध उत्पाद कर को घटाने से प्राप्त होती है। देखिए ध्यातव्य है कि जब किसी देश की GDP में एक ही वित्तीय वर्ष की लगातार 2 तिमाहियों तक गिरावट आती है तो उसको तकनीकी मंदी कहा जाता है, ना कि 4 तिमाहियों की गिरावट को। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। सकल मूल्यवर्धित के संदर्भ में विकास दर जो कि सकल घरेलू उत्पाद में से शुद्ध उत्पाद कर को घटाने से प्राप्त होती है और आपूर्ति में वृद्धि को दर्शाती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है छठवें का B, केवल सेकंड। सातवां प्रश्न है आपका, मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। भारत के वित्त सचिव इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। MPC मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। RBI की मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है और यह आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्थिरता को बनाए रखने हेतु कार्य करती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है। रिजर्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।
तो भारतीय वित्त सचिव नहीं होते हैं, बल्कि रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। MPC मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। देखिए ये गलत है। केंद्र सरकार जो है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है, ना कि MPC। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 7वें का ए, केवल 1। 8वां प्रश्न है आपका, यदि प्रति व्यक्ति उपभोग और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के बीच संबंध उपभोग की उच्च लोच को दर्शाता है तो इसका क्या अर्थ है? प्रति व्यक्ति उपभोग की वृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, प्रति व्यक्ति उपभोग की वृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय के लगभग समान है, प्रति व्यक्ति उपभोग की वृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय से कम है, प्रति व्यक्ति आय की तुलना में प्रति व्यक्ति उपभोग की वृद्धि दर अस्थिर है। जब प्रति व्यक्ति खपत और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के बीच का जो संबंध है ये खपत में बहुत अधिक लोच को दर्शाता है, तो इसका अर्थ है कि प्रति व्यक्ति उपभोग की वृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय के लगभग समान है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का बी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? यह एक लाभार्थी को भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा खाद्यान्न खरीदने की अनुमति प्रदान करेगा। राष्ट्रीय स्तर की पोर्टेबिलिटी को लागू करने के लिए जन वितरण प्रणाली नेटवर्क की स्थापना की गई है। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लगभग 81 करोड़ लोग 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 1 रुपये प्रति किलोग्राम मोटे अनाज के मूल सब्सिडी वाले खाद्यान्न अपने लक्षित जन वितरण प्रणाली TPDS के निर्धारित उचित मूल्य की दुकानों से खरीदने के हकदार हैं। हालांकि वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम के तहत लाभार्थी देश भर के किसी भी FPS से सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न खरीदने का पात्र है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये वाला कथन भी आपका सही है। राष्ट्रीय स्तर की पोर्टेबिलिटी को लागू करने के लिए जन वितरण प्रणाली PDSN की स्थापना की गई है। ये आपका सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है यहाँ पर 9वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है आपका, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। पहला है बॉन्ड केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। स्वर्ण बॉन्ड केवल निवासी भारतीय संस्थाओं को बेचे जाते हैं। देखिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना लोगों को वास्तविक सोने के बजाय गोल्ड बॉन्ड खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से ये बॉन्ड जारी करता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। स्वर्ण बॉन्ड केवल निवासी भारतीय संस्थाओं को बेचे जाएंगे जिनमें व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार, ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और धर्मार्थ संस्थान इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर 10वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 11वां प्रश्न है आपका, चालू खाता घाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? चालू खाता केवल वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात तथा आयात को रिकॉर्ड करता है। इसे सोना, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाकर कम किया जा सकता है। चालू खाता घाटा तब होता है जब किसी देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। चालू खाता के अंतर्गत केवल वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात को रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड वाला कथन आपका जो है ये भी सही है। चालू खाता घाटे को निर्यात को बढ़ावा देने और गैर आवश्यक वस्तुओं जैसे कि सोना, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात पर अंकुश लगाने से इसे कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 11 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से उदय योजना के उद्देश्य हैं? किफायती LED का वितरण, विद्युत उत्पादन की लागत में कटौती, गरीब परिवारों हेतु निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, डिस्कॉम पर वित्तीय अनुशासन लागू करना। विद्युत मंत्रालय की उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना या जिसको उदय योजना के नाम से जाना जाता है, यह विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय पुनर्जीवन और पुनरुद्धार के लिए प्रावधान करती है तथा यह महत्वपूर्ण रूप से
उनकी समस्या का स्थायी संवहनी समाधान भी सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो उद्देश्य है ये इसका नहीं है, ये उजाला योजना का है। उजाला योजना जो थी ये सन 2015 में आई थी और उजाला योजना का जो उद्देश्य था ये उसका उद्देश्य था कि ग्राहकों को सस्ती एलईडी का वितरण किया जाए, यानी कि जो किफ़ायती एलईडी का वितरण है ये उजाला योजना से संबंधित है, न कि उदय से। सेकंड वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है, विद्युत उत्पादन की लागत में कटौती, ये उदय योजना का एक उद्देश्य है। तीसरा वाला भी गलत है, गरीब परिवारों हेतु निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, ये एक सौभाग्य योजना थी, तो सौभाग्य योजना का उद्देश्य है, ना कि आपका उदय का। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। आपका चौथा वाला भी सही है, राज्य वित्त के साथ संरेखण के माध्यम से डिस्कॉम पर वित्तीय अनुशासन लागू करना, ये भी इसमें शामिल है, तो ये भी इसका उद्देश्य है। यहाँ पर आपका कौन कौन से उद्देश्य इसमें है, केवल 2 और 4, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 12 का भी, केवल 2 और 4। 13वां प्रश्न है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह केवल संस्थागत निवेशकों से धन का प्रत्यक्ष निवेश करने में सक्षम बनाता है। इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो इनविट है यह म्यूचुअल फंड की तरह ही एक सामूहिक निवेश योजना है और जो अवसंरचना परियोजनाओं में व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों से धन का प्रत्यक्ष निवेश करने में इनको सक्षम बनाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक तो इंस्टीट्यूशनल होते हैं और एक इंडिविजुअल होते हैं। यानी इंस्टीट्यूशनल को संस्थागत कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए टाटा कंपनी जो है, टाटा जो है अगर ये रिलायंस में अपना इन्वेस्टमेंट करती है, जो आपकी रिलायंस कंपनी है, रिलायंस में अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट करती है तो ये एक तरह का क्या है, संस्थागत निवेश है। अब मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अगर मान लीजिए अपने डीमैट अकाउंट के माध्यम से इसमें अगर अपना निवेश करता हूँ तो मैं एक व्यक्तिगत इन्वेस्टर हुआ, और वहीं टाटा कंपनी रिलायंस में जब निवेश कर रही है तो वो संस्थागत निवेशक है। तो जो इनविट है इनमें केवल संस्थागत निवेशक नहीं आते हैं बल्कि इंडिविजुअल निवेशक भी इसमें शामिल होते हैं। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी कि यह म्यूचुअल फंड की तरह ही एक सामूहिक निवेश योजना है जो अवसंरचना परियोजनाओं में व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों से प्राप्त राशि के प्रत्यक्ष निवेश को संभव बनाती है और निवेशकों को इस पर आय का छोटा हिस्सा अर्जित करने का अवसर मिलता है। सेकंड वाला कथन आपका ये बिल्कुल सही है। जो इनविट है इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनिमय 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन यहाँ पर सही है, तो आपका सही आंसर है 13 का बी, केवल सेकंड। 14वां प्रश्न है आपका, उपकर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। उपकर किसी विशिष्ट कार्य हेतु धन जुटाने के उद्देश्य से लगाया गया एक अतिरिक्त कर होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 राज्य सरकारों के साथ उपकर को साझा करने से रोकता है। उपकर जिसको सेस कहा जाता है, आपने सुना होगा स्वच्छ भारत सेस, स्वच्छ भारत सेस जो लगाया गया था वो वही सेस है यहाँ पर उपकर के रूप में। तो उपकर उत्पाद शुल्क और व्यक्तिगत आयकर जैसे सामान्य करों तथा शुल्कों से अलग कर के ऊपर लगने वाला एक कर है जो आमतौर पर विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 270 इसके तहत उपकर को उन करों के विभाज्य पूल के दायरे से बाहर रखने की अनुमति दी गई है जिन्हें केंद्र सरकार को राज्यों के साथ साझा करना अनिवार्य है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 270 राज्य सरकारों के साथ उपकर को साझा करने से रोकता है, ना कि 250। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला सही है, तो आपका सही आंसर है 14 का ए, केवल 1। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में केवल विदेशी परिसंपत्तियां और स्वर्ण भंडार शामिल हैं। विदेशी मुद्रा संपत्ति डॉलर के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। विदेशी मुद्रा भंडार है इसका आशय केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से होता है, जिसमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होती हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन जो है ये सही नहीं है। यहाँ पर बोला गया भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में केवल विदेशी परिसंपत्तियां और स्वर्ण भंडार शामिल हैं। इसमें केवल विदेशी परिसंपत्तियां और स्वर्ण भंडार नहीं है, बल्कि विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार, इसको स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोला जाता है, SDR बोला जाता है। इसके अलावा IMF के पास जो रिजर्व ट्रेंच रखा है वो भी इसमें शामिल है। तो केवल इसमें विदेशी परिसंपत्तियां और स्वर्ण भंडार ही नहीं है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
FCA विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है और इसे डॉलर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला सही है। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 15 का बी, केवल सेकंड। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।